नमस्कार साथियों, आप लोगों का इस एजुकेशन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सीटेट के परीक्षा में लगातार आता है, प्रश्न इससे, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है जिंग प्याजे। जिंग प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक जिंग प्याजे ने दिया है। ये जिंग प्याजे का पिक्चर लगा हुआ है। ये एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने ही 3 पुत्रों के ऊपर प्रयोग करके ये साबित कर दिया कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। यह टॉपिक सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से हर वर्ष 2 से 4 क्वेश्चंस लगातार बनते हैं। कभी कभी तो डिफिनीशन जो मैंने बोला है अभी, वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन आपके सामने देगा। पहला जिंग प्याजे, दूसरा जेरोम ब्रूनर, तीसरा वाइगोस्की और चौथा कोहलबर्ग। इन 4 ऑप्शनों में आपको लगाना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। ऐसे करके पूछ देता है कभी कभी। हम लोग इस चीज़ के बारे में बहुत ही गंभीरता से डिस्कस करेंगे कि वास्तविक रूप में जिंग प्याजे ने क्या कहा था, उनकी परिभाषा क्या थी, उनकी अवस्थाएं क्या थी, सब कुछ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों से कोई भी प्रश्न गलत न हो। तो चलते हैं मेन टॉपिक पे, बात करते हैं जिंग प्याजे के बारे में। जिंग प्याजे एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जिंग प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में मानव के जीवन में होने वाले बदलावों को तथा विकास को विस्तार से परिचर्चा और चर्चा किया गया था। इस सिद्धांत को विकासीय अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। विकासीय अवस्था का सिद्धांत है इसलिए कहा जाता है इसे कि मानव के जीवन को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। जन्म से लेकर के बालक किशोरावस्था तक 4 अवस्थाओं से इनके सिद्धांत के अनुसार गुजरता है। उस सिद्धांत को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनके परिभाषा को यह डिफाइन करने पे मजबूर करती है कि इन्होंने कहा कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और यह बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान को क्रमशः अर्जित करता है, कैसे इसको एक एक को करके जोड़ता है, कैसे कैसे इसका उपयोग करता है। हमको ये समझने की बात है। आप लोगों को ये पता होगा कि बालक जन्म से ही साइकिल नहीं चलाने लगता है, बालक जन्म लेते ही कार नहीं चलाने लगता है, बालक जन्म से ही अपनी मातृभाषा को सीख नहीं लेता है। उसके लिए चरण होता है। अलग अलग चरण में, अलग अलग अवस्थाओं में अपने ज्ञान को बढ़ाता चला जाता है। इसीलिए बालक नन्हा वैज्ञानिक है। एक पासवर्ड आप लोग याद कर लें कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक। नन्हा वैज्ञानिक एकदम रट लें कि नन्हा वैज्ञानिक इनका पासवर्ड है, वो ये बार बार पूछा जाता है।
जब आप लोग शिक्षण पढ़ेंगे, चाहे किसी का भी शिक्षण पढ़ें, चाहे बाल विकास का शिक्षण पढ़ें, चाहे आप लोग हिंदी का शिक्षण पढ़ें, तो उस समय भी वह जिंक प्याजे का भी जिक्र होता है। चौमस्की तो जिक्र होगा ही होगा। वाइगोस्की, कोहलबर्ग और जिंक प्याजे 4 ऐसे सीटेट के महायोद्धा हैं जो सीटेट की नैया पार लगाने के में बहुत ही आप लोगों को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। टॉपिक पे फिर आते हैं, बात करते हैं इनके चरण की। इन्होंने क्यों 4 भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में क्या क्या है, क्या क्या चारों भागों में है, उसको विस्तार से हम लोग चर्चा एवं परिचर्चा करेंगे। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को इन्होंने 4 भागों में बांटा। कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में जिंक प्याजे ने अपनी अवस्थाओं को कितने चरण में बांटा है। ऑप्शन 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण। ऑप्शन में उत्तर आप लोग लगाएंगे 4 चरण में बांटा है। मैं क्वेश्चंस भी कराते चल रहा हूँ साथ में, कि जिससे आप लोगों को ये पता लग सके कि मतलब ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट थ्योरी से भी बन जाते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ और करूँगा कि जब धीरे धीरे हम लोग, तो अभी तो शुरुआती दौर में हैं, जब हम लोग आगे की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग तोड़ना सिखाएंगे आपको कि कैसे सीटेट के क्वेश्चंस को मतलब तोड़ा जाता है। मैं ऑप्शन से हर ऑप्शन को काटूंगा और कैसे बताऊंगा कैसे ये ऑप्शन गलत हुआ और कैसे वो ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि सीटेट बराबर क्वेश्चंस बदलता रहता है, एक क्वेश्चंस बार बार नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, जिंक प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भाग में बांटा। पहली अवस्था संवेदी पेशीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष। दूसरा उन्होंने दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। तीसरा दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। और चौथा उन्होंने दिया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 वर्ष से 15 वर्ष। एक अपवाद आप लोगों को और मैं इसमें बताता हूँ कि संवेदी पेशीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है, यह 2 वर्ष की समाप्ति, तीसरे वर्ष का प्रारंभ है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 वर्ष की 2 वर्ष से 7 वर्ष है, तो 7 वर्ष की समाप्ति है और 8वें वर्ष का प्रारंभ है। कभी कभी 8 वर्ष दे देता है, कभी कभी 3 वर्ष, 0 से 3 वर्ष भी दे देता है कहीं कहीं ऑप्शन में। तो उसमें आप लोग, इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, वैसे तो ये तो रहेगा ही रहेगा। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की समाप्ति, 12 वर्ष का प्रारंभ। और चौथा जो रहेगा वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, 12 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में। तो ये चीज़ें 4 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है, इसीलिए इसी अवस्था को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक चरण की अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन में आ जाएगा आपके कि विकासात्मक चरण की अवस्था किसे कहा जाता है। ऑप्शन कि विकासात्मक चरण की अवस्था किसने दिया है। ऑप्शन जिंक प्याजे, वाइगोस्की, डेनियल गोलमैन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग लगा देंगे जिंक प्याजे। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से रखिएगा कि इस प्रकार से ये चीज़ें सामने आप लोगों के चल रही थी। अब इन अवस्थाओं को एक एक करके अलग अलग भागों में बांट करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इन्होंने इस चीज़ को अलग अलग करके बांटा है। संवेदी पेशी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। मैं
संवेदी पेशी अवस्था के बीच में गामक क्यों लगाया? बच्चा जन्म लेता है तो गामक क्रियाएं क्या हैं? सहज क्रियाएं क्या हैं? आत्मसातीकरण क्या है? एकोमोडेशन क्या है? ये चीजें आप लोगों को समझनी होगी। इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनात्मक एवं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अपने ज्ञान को अर्जित करता है। आप लोगों को एक कथन याद होगा कि व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखता ही रहता है, एक लर्नर ही होता है। ठीक वही डिफिनीशन यहाँ पे आपके सामने है कि इस अवस्था में बालक केवल संवेदनाओं एवं शारीरिक क्रियाओं की सहायता से अर्जित करता है। इसमें शारीरिक क्रियाओं का जिक्र किया गया है। शारीरिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? बालक तो भी जन्म लिया, शारीरिक क्रियाएं कैसे करेगा? वो चल तो नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है। शारीरिक क्रियाओं का मतलब ये है यहाँ पे कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने आप को समाज में अनुकूलित करता है। अनुकूलन का मतलब कैसे करेगा? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा के माध्यम से अपने आप को वातावरण में आत्मसातीकरण करने का प्रयास करता है, अनुकूलित करने का प्रयास करता है। यही चीज यहाँ पे बताया गया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं। सहज क्रियाओं का मतलब क्या है? सहज क्रियाओं का मतलब है छोटी छोटी क्रियाएं करता है। हाथ पैर मारता है, कहीं बगल में घूम जाएगा, करवट ले लेता है, कभी कभी आंख बंद करता है, खोलता है, कभी कभी मुट्ठी बांध लेता है, मुट्ठी खोल लेता है, कभी कभी पैर देखते होंगे बहुत तेज़ी से मारता है, किसी को देख करके मुस्कुराने की कोशिश करता है, या कभी कभी रोने लगता है। तो ये सब क्रियाएं जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इसको हम सहज क्रियाएं कहते हैं। इस सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चे ध्वनियों एवं स्पर्श एवं रंगों एवं गंधों का अनुभव करते हैं। भैया सीधी सीधी बात है आप लोगों के सामने कि छोटी छोटी जो क्रियाएं होती हैं उसमें रंग, गंध, ध्वनि, स्पर्श एवं रसों एवं गंधों का प्रयोग कैसे कर सकता है? वस्तुओं के ध्वनियों को कान से सुनेगा, स्पर्श हाथ से ही करेगा, रसों का जो प्रयोग होगा वह जो है अन्य भाव भंगिमाओं के माध्यम से करेगा, चाहे गंधों का अनुभव जो है नाक से सुनेगा। तो वही तो मैंने आपसे बताया जो है कि आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा के माध्यम से बालक अपने जो है आसपास की वस्तुओं से अनुकूलित करने का प्रयास करता है। इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण यह चीज़ें आप लोगों के सामने है कि इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण उस उपस्थित उद्दीपकों की विशेषताओं से परिचित होने लगता है। सबसे पहले बालक जन्म लेगा तो अपनी माँ को पहचानने लगता है, अगल बगल के चीज़ों को अपने आप को देखता है बहुत ध्यान से। अगर एक बालक के सामने आप लोग तेज़ से बोलते तो बालक चिहुक जाता है, सोया रहता है। तो ये क्रियाएं कहाँ से हो रही हैं? ये क्रियाएं बालक ही कर रहा है ना, आप तो थोड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए जो गामकता है बालक के अंदर प्रस्फुटित हो रही है, इसलिए इस क्रियाओं को संवेदी पेशी गामक अवस्था कहा जाता है। इसकी अवस्था 0 से 2 वर्ष कहा है बीइंग प्याजे जी ने। हमको विश्वास है कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे बालक के माध्यम से। अब मैं दूसरी अवस्था पे चलता हूँ। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बालक की इस अवस्था में स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर के दूसरे के संपर्क से ज्ञान को अर्जित करता है। अब इस अवस्था में खेल, अनुकरण तथा चित्र के माध्यम से
भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिक से अधिक बढ़ाता है। मान लीजिए आप कहीं बाजार गए हुए हैं, बाजार से लौटते वक्त आपने देखा कि एक व्यक्ति साइकिल से जो है गिर जाता है। जब आप आते हैं घर पर तो बालक के सामने इसका जिक्र करते हैं कि मैं बाजार से आ रहा था तो साइकिल से एक व्यक्ति गिर गया। बालक आपसे उस साइकिल से गिरने पर कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करेगा। बालक आपसे पूछेगा कि वो आदमी कौन था, साइकिल किस कंपनी की थी, साइकिल से वो कहाँ जा रहा था, उस आदमी को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आपने उठाया कि उसे नहीं उठाया, उसकी साइकिल टूटी हुई या नहीं टूट पाई, उसका पंचर टायर हुआ कि नहीं हुआ, इत्यादि सवाल आप लोगों से वो करेगा। तो कहने का मतलब है कि वो आपसे सवाल नहीं कर रहा है, अपनी जानकारी को बढ़ा रहा है। यही सीटेट है। इस चीज़ को आपको अपने मस्तिष्क में डेवलप करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करने लगता है, किंतु किसी भी कार्य का इससे संबंध नहीं होता है। वह तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। लेकिन इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। अनुक्रमणशीलता मतलब होता है कि बार बार किसी काम को करना, इसलिए इसको अनुक्रमणशीलता कहा जाता है। और उस चीज़ को बार बार करने से बालक के अंदर परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में प्रकट होने वाले 2 प्रकार के लक्षण प्रतीत होते हैं, जिनको कि 2 भागों में बांटा गया। आप लोग की स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बातों को एक एक पॉइंट को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरी बातों से बहुत कुछ आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि मैं व्यवहारिक एवं लेमैन की भाषा में आपको समझा रहा हूँ। पहला उन्होंने बांटा कि पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 वर्ष से 4 वर्ष। इस अवस्था में बालक को भाषाई ज्ञान विकसित होने लगता है। यहीं पे चौमस्की का कथन आता है कि भाषा अर्जन जन्मजात होती है। भाषा जन्मजात नहीं होती है, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। अगर भाषा जन्मजात होती तो यहीं पे चौमस्की का कथन गलत हो जाता। लेकिन नॉम चॉम्स्की ने कहा कि भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। यह कथन आप सीटेट का पेपर उठा करके देखेंगे, कम से कम 5 से 6 पेपरों में आपको मिल जाएगा ये कथन। तो इस अवस्था में आते हैं जिंग प्याजे पे। इस अवस्था में पूर्व प्रत्यात्मक काल में 2 से 4 वर्ष के बीच में बांटा गया है, इन्होंने बांटा है। इस अवस्था में भाषाई ज्ञान का विकास होता है। बालक जन्म लेता है तो गू माँ पा ये सब चीज़ें बोलने लगता है। उसको मूल भाषा या जो मातृभाषा है उसका जानकारी बालक को नहीं होता है। अपनी मातृभाषा सीखने के तरफ बालक अग्रसित होता है तथा अपनी भाषाई ज्ञान को विकसित होने में वो प्रयास करता है। किसी बालक को एक क्वेश्चन और आता है सामने। एक बालक के माता पिता बंगाली हैं। ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन। एक बालक के माता पिता जो है वो बंगाली हैं, लेकिन वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक शहर में रहते हैं। तो बालक की मातृभाषा क्या हुई? ऑप्शन हिंदी,
दूसरा ऑप्शन बंगाली, तीसरा ऑप्शन अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन मराठी। ऐसे सीटेड क्वेश्चन बनाता है। बालक जो परिवेशी भाषा है वो तो हिंदी है, परिवेशी भाषा हिंदी है, लेकिन मातृभाषा जो है जहां से वो बिलोंग करता है, उसके माता पिता जहां से बिलोंग करते हैं, वह बंगाली है। समझ लीजिएगा भाई। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल में बालक जहां पे रहता है वहीं की भाषा सीखना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो परिवेशी भाषा है। उस परिवेश में बालक अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, इसलिए उसको परिवेशी भाषा कहा जाएगा। लेकिन मातृभाषा तो बंगाली है भाई, ये नोट करिएगा। दूसरा चरण है अंतःप्रज्ञ काल, अंतःदर्शी अवधि। इस अवस्था में बालक संकेत एवं चिन्ह को मस्तिष्क से ग्रहण करने लगता है। बालक सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर को समझने लगता है। वह अवस्था में बालक आत्मकेंद्रित हो जाता है तथा संकेतों एवं भाषा का विकास बहुत तेज होने लगता है, क्योंकि बालक समाज में आ जाता है और समाज के साथ अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, आत्मसातीकरण कर लेता है। इसके अंतर्गत बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाव आदि को सीख लेता है, संख्याओं का प्रयोग करने सीखने लगता है तथा इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं हो पाता है। ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक क्रमबद्ध तर्क नहीं सीख पाता है? ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथा संवेदीय पेशी गामक अवस्था। आप लोग लगाएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को, क्योंकि देखिए 2 से 7 वर्ष है, ध्यान से देखिएगा, इस अवस्था को विद्यालयी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में बालक जो है स्कूल के अंदर प्रवेश करता है। इसी अवस्था में बालक मित्र बनाता है, इसी अवस्था में बालक अपने आप को समाज के साथ अनुकूलन की भी अवस्था इसी अवस्था को कहा जाता है। देखिए भाई, बहुत डीपली आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं अपने स्वयं से बोल रहा हूँ, मेरे सामने कुछ रखा उखा नहीं है, मैं एकदम व्यवहारिक और लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ आपको। अब तीसरे चरण पे आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो तीसरा जो अवस्था है, इस अवस्था को 7 से 12 वर्ष के बीच में बांटा गया है। इसमें अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, समझने की क्षमता पाई जाती है तथा बालकों में संख्या बोध वर्गीकरण क्रम के अनुसार तथा वस्तुओं तथा व्यक्ति के बीच भेद तथा मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। मतलब यही है, अपनी बुआ को पहचानने लगता है, अपने मामा को पहचानने लगता है, उससे उसका क्या संबंध है ये जानने लगता है। क्वेश्चन, कौन सी अवस्था में बालक अपने पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है? ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीय पेशी गामक अवस्था। तो आप लोग टिक सीधे लगा देंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह तर्क कर सकता है, क्योंकि इसको तार्किक अवस्था का भी तार्किक संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहा जाता है। वह तर्क करने लगता है, नियम कानून समझने लगता है, अपने आप को नियमित करने लगता है तथा अनेक नियम सीख लेता है, मित्र बनाता है, मित्रों के साथ जो है सहयोगात्मक विकास भी करता है। सहयोगात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है।
लड़के लड़कों की तरफ तथा लड़कियां लड़कियों की तरफ रहती हैं जो है। इस अवस्था में जो बालक होता है वह कंचे, गोली तथा बंडल, रबर, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। जो लड़कियां होती हैं वह गुड्डे, गुड़िया तथा अन्य चीज़ें जैसे रबर हो गया या अन्य चीज़ें रखने लगती है ड्राइंग बॉक्स में। इसको इसलिए भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। बालक का विकास 4 चरणों में हुआ है जिंग पियाजे के अनुसार। तो जिंग पियाजे का पासवर्ड ही है नन्हा वैज्ञानिक। ये पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये मूर्त का मतलब ये होता है कि मूर्त का मतलब जो सामने घटित हो रहा है, इसलिए इसको मूर्त कहा जाता है। जब तर्क कर रहा है, समझ रहा है, सामने चीज़ों को देख करके ये मेरे पापा हैं, ये हमारी मम्मी है, ये हमारे बुआ हैं, ये हमारे नाना है, संबंधों को, पारस्परिक संबंधों में भेद करने लगता है, तो भी इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अब मैं चौथी अवस्था की तरफ बढ़ता हूं, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसे बालक जन्म से लेकर के जितने भी चरणों से गुजरता है उसमें सबसे खतरनाक चरण यही है। स्टेनले हॉल का एक कथन याद आता है हमारे दिमाग में इस चरण को देखता हूं तो, कि किशोरावस्था तनाव तूफान की अवस्था है। इस अवस्था में बालक के अंदर तार्किक चिंतन का विकास होने लगता है। तार्किक चिंतन का मतलब है कि किसी चीज के बारे में वो तर्क वितर्क करने लगता है कि ये सही है, ये गलत है। समस्या को समाधान की क्षमता में का विकास हो जाता है। किसी भी समस्या को रखेंगे तो उसको तुरंत वो समाधान कर लेगा। यानी कि वो इतना उसकी मस्तिष्क में डेवलप हो गया है कि वो बालक समस्या समाधान करता, बच्चा एक समस्या समाधान करता है। किस अवस्था में? ऑप्शन: पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था उत्तर रहेगा। वास्तविकता एवं अवास्तविकता में अंतर करने लगता है। वास्तविक अनुभव एवं कल्पना परिस्थितियों में ढलने का विकास करने लगता है। कल्पना शक्ति डेवलप हो जाता है। वो कभी इंजीनियर बन जाएगा, कभी डॉक्टर बन जाएगा, कहीं वकील बन जाएगा, कहीं पायलट बन जाएगा, कहीं कुछ बन जाएगा, कभी फिल्मी हीरो बन जाएगा, क्योंकि इसमें कल्पना शक्ति का विकास बहुत तेजी से होने लगता है। और इसी अवस्था में बालक साथियों की अवस्था कही जाती है। साथी बनाता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए चांद और तारे तोड़ करके ला सकता हूं। इसी अवस्था में ये चीजें होती हैं। इसीलिए इसको स्टेनले हॉल ने तनाव तूफान की अवस्था, ये किशोरावस्था की बात यहां पे चल रही है, कहा जाता है। तो परिकल्पना विकसित करने की क्षमता होती है, विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता होती है, तथा वास्तविक तथा अवास्तविक अंतर को समझने की अवस्था होती है, समस्या को समाधान करने की अवस्था होती है, तथा तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होने लगता है। इसीलिए यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कल्पना शक्ति में डूबा रहता है। तो ये 4 चरण जिंग पियाजे के थे, जिन्होंने कि 4 चरणों में जिंग पियाजे ने अपने आप को जो है डिफाइन किया, बांटा, और मनोविज्ञान में उन्होंने एक क्रांति ला दी। और उन्होंने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है। तो
अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आप लोगों को रिमाइंड फिर से करा दूं कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने पढ़ा। सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में हमने बांटा: संवेदी पेशीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उसके अलावा चारों अवस्थाओं के बारे में हमने अलग अलग डिफाइन किया। उसके अलावा जिंक पियाजे के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आएंगे लेकर के। इसी के साथ वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं अपने आप को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाया, और इसी को आप लोग देखिएगा और नोट डाउन मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं सीटेट को बहुत ही नज़दीकी से देखा है, समझा है, और मेरा खुद का अनुभव रहा है कि ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर काम में आएंगी, जिससे कि आप लोग सीटेट क्वालिफाई करने में आप लोगों को मदद मिलेगी, अच्छा नंबर पाने में मदद मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिंक पियाजे का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक लेक्चर ख़त्म किया जाता है। धन्यवाद।